नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं के सोनी और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे संज्ञा के बारे में। अभी तक हमने संज्ञा के बारे में चर्चा ये की है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द की डेफिनेशन हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, एक बार वो पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएंगी, या कह सकते हैं कि आपको समझने में थोड़ी मुश्किलें होंगी। तो विकारी शब्द के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग प्रकृत सृष्टि और कल्पित सृष्टि, इनके बारे में भी बात कर चुके हैं। मतलब कुल मिला के दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, दो तरह की वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं जो इंद्रिय गम्य हैं, जिनको हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उससे हम जैसे देखना, छूना, चखना, सुनना, ये सारी चीज़ें हम लोग जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृत सृष्टि हो गई, दिखने वाली दुनिया हो गई। और एक ऐसी दुनिया हो गई जो इमेजिनरी है, जो कल्पित है। जैसे प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो किस श्रेणी में रखा जाएगा? वो कल्पित श्रेणी में रखा जाएगा, यानी जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको हम अनुभूत कर सकते हैं। हम लोगों ने इस बारे में भी बात की थी कि हम वस्तु किसको कहेंगे। तो वस्तु में आपको याद आ जाना चाहिए कि प्राणी और मनुष्य, प्राणी और व्यक्ति, इन दोनों के साथ में, प्राणी और व्यक्ति के साथ में, प्राणी और पदार्थ के साथ में, प्राणी और पदार्थ के साथ में हम उसके गुणों को भी लेंगे। मतलब वस्तुओं में हम प्राणियों को भी ले रहे हैं और पदार्थों को भी ले रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जो गुण हैं, उनके जो लक्षण हैं। जैसे हमने कल चर्चा की थी कि पानी के अंदर तरलता एक गुण होता है, मनुष्य के अंदर बुद्धि एक गुण होता है ना। सोने में, गोल्ड सोना, उसमें भार है ना, उसका जो गुण होता है। इन दोनों के साथ हम वस्तु को समझते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिए हैं। अभी हम आगे चलेंगे। देखो, संज्ञा के बारे में सामान्य रूप से क्या कहा जाता है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कह देते हैं। ठीक है मित्रों, अब इनमें से देखो, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि चाहे हम वस्तु की बात करें, चाहे हम व्यक्ति की बात करें, चाहे हम स्थान की बात करें, ये किस में जाएगा? ये जाएगा प्रकृत दुनिया में, प्रकृत सृष्टि में, जिसके बारे में कल अपन बहुत लंबे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि जो चीज़ यथार्थ में हो, जो चीज़ हमारे सामने मौजूद हो, हम जिसको प्रत्यक्ष रूप से देख, छू सकें, सुन सकें, सूंघ सकें, ये सारा। और भाव किस में चला जाएगा? भाव चला जाएगा जो कि हम महसूस करते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं। अब इसके अंदर सबसे खास बात ये आती है कि हमने वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव को लिया, तो ये जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव, इनके अंदर हम कितनी कैटेगरीज कर सकते हैं? तो इसकी अनंत कैटेगरीज हो सकती हैं। अनंत मैंने इसलिए कहा क्योंकि जितने तरह की वस्तुएं आप देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, उन सबके नाम हैं और उन सबके नामों को आप संज्ञा कहते हो। ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है पिछले वीडियो में कि हमने नोमेनक्लेचर को या नाम को संज्ञा कहकर पुकारा था। अगर हम वस्तु की बात करें तो जैसे पंखा एक वस्तु है, जैसे टीवी एक वस्तु है, जैसे सोना, गोल्ड एक वस्तु है। ठीक है, तो ये सारी जो वस्तुएं हैं उनके नाम संज्ञा कहलाएंगे। वस्तु के बाद अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो आप जितने नाम जानते हो, आपके परिवार के सदस्यों के नाम, आपका नाम, मेरा नाम के सोनी, तो ये जितने भी नाम हैं, ये सारे नाम व्यक्तियों में रखे जा सकते हैं। जितने भी नाम दुनिया में हैं, 6 अरब के आसपास दुनिया की जनसंख्या है, सबका कोई ना कोई नाम है, वो सारे नाम इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। हम यहाँ पर 2-3 नाम लिख लेते हैं। मनोज लिख लिया हमने, गीता कर लिया हमने, सुरेश कर लिया, ठीक है, हमने सीमा कर लिया। तो व्यक्तियों के नाम। इसके बाद में हम वर्ग पर आ सकते हैं।
वर्ग क्या हुआ? वर्ग कैटेगरी हो गई। कैटेगरी किसकी कैटेगरी है? वो वस्तु की कैटेगरी भी हो सकती है, व्यक्ति की कैटेगरी भी हो सकती है, स्थान की कैटेगरी भी हो सकती है ना। स्थान, जैसे सबसे पहले हम वस्तु की कैटेगरी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई धातु, धातु जो शब्द है, इस धातु शब्द के अंदर सब तरह की धातुएं आ जाएंगी, तो धातुओं की एक कैटेगरी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग चर्चा कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे लड़का है ना, एक कैटेगरी हो गई, सभी लड़के एक कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे हम बात करें कैटेगरी में अध्यापकों की, अध्यापक जो आप लोग बनने जा रहे हैं रीट की परीक्षा देने के बाद में, तो अध्यापक, टीचर्स, इनकी एक कैटेगरी हो गई। हम लोग आगे बात करें, पशु अपने आप में कैटेगरी है, पशु के अंदर गाय अपने आप में कैटेगरी है, शेर, चीता, भालू सब कैटेगरी है, ठीक। इसके बाद में अगली चर्चा करते हैं अपन स्थान के बारे में। स्थान के अंदर जैसे भारत, राजस्थान, जयपुर, सांगानेर, ये सब स्थानों के नाम हैं, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब देखो वर्ग के अंदर हम पहाड़ को भी रख सकते हैं, वो स्थान की कैटेगरी हो गई, है ना। चाहे आपने हिमालय कहा, चाहे आपने विंध्याचल कहा, तो ये जो हिमालय, विंध्याचल, आबू, ये जो पर्वत हैं, इनकी कैटेगरी आपने क्या बना दी? इन सबकी कैटेगरी बना दी आपने पहाड़, वो इसमें वर्ग में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए। भाव को भी ले लेते हैं, भाव के अंदर हम लोग दया, माया, ममता, क्रोध, लज्जा, ये सारी जो कैटेगरी हैं, ये सारी कैटेगरीज भाव के अंदर चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर वस्तु, व्यक्ति, स्थान एवं भाव के नाम को आप संज्ञा कह देते हो। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस डेफिनेशन का या इस परिभाषा का मतलब क्या है उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि असल में संज्ञाओं को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बताइए संज्ञा के कितने प्रकार हैं या कितने भाग हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग मन ही मन में या अभी आप बोल कर भी जवाब दे रहे होंगे। कोई बोल रहा होगा 3 हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कोई कह रहा होगा नहीं 5 हैं, वो इसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी जोड़ देगा। लेकिन ध्यान रखो, हमें इन सबको समझने से पहले, क्योंकि हम कंसेप्ट को समझते हुए आ रहे हैं, अभी तक हमने ये चीज़ समझ ली है कि 2 तरह की दुनिया हो गई, एक प्रकृत दुनिया हो गई, एक कल्पित दुनिया हो गई। इन आधारों पर हम संज्ञा को 2 भागों में बांटते हैं। तो अब हम लोग अपना जो संज्ञा वाला टॉपिक है उसका वर्गीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए मित्रों, संज्ञा के मूल रूप से 2 भेद माने गए हैं, या संज्ञा के मूल रूप से 2 प्रकार माने गए हैं। और वो जो भेद हैं संज्ञा के, वो कौन कौन से हैं? पदार्थवाचक और भाववाचक। ये वो कैटेगरीज नहीं है जो आपने किताबों में पढ़ी होंगी। इन जनरल जो सामान्य पुस्तकें होती हैं उनमें इस तरह की कैटेगरी नहीं होती है, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। कंसेप्चुअल चीज़ें गाइडों में आपको नहीं मिल पाएगी। देखो 2 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक हमने बात की थी प्रकृत दुनिया, वो आएगी पदार्थ के अंदर, और एक हमने बात की थी कल्पित दुनिया, वो आ जाएगी भाव के अंदर। देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये कि पदार्थ के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो मूर्त होती हैं। अगर आपको मूर्त समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कम से कम भाव नहीं है, आप अमूर्त को समझ पाओगे। भाववाचक में जो चीज़ें आएंगी वो कौन सी होंगी? वो अमूर्त होंगी। मूर्त और अमूर्त से मेरा क्या तात्पर्य है? मूर्त और अमूर्त से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए हमने बात की इस पेन की, तो ये मूर्त है। मूर्त कैसे है कि प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें निब है, इसको हम छू सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, तो ये मूर्त हो गया, ये दिख रहा है, इसका कोई रंग रूप आकार है। और जिस चीज़ का रंग रूप आकार न हो उसको हम रख देते हैं अमूर्त में। तो अगर आपने किसी भी चीज़ का नाम जाना और आपने ये समझ लिया कि हाँ ये तो मूर्त है, ये तो दिख रहा है, ये तो महसूस हो, ये तो छूने से हम पकड़ सकते हैं, इसको हम सूंघ सकते हैं, इसको हम पी सकते हैं,
है ना, इसको हम सुन सकते हैं। तो जो चीज़ हम देख सुन सकते हैं वो चीज़ मूर्त में आएगी, तो उसको आप भाववाचक संज्ञा में नहीं रखोगे। तो अपने को मूर्त और अमूर्त की ही चर्चा करनी है। अब जैसे मूर्त के अंदर आप किसी भी चीज़ को, जो भी आप भौतिक चीज़ों को मानते हो उनको ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया कलम, ले लिया हमने, कागज़ ले लिया। हम किसी व्यक्ति को ले लेते हैं, हम एक नाम ले लेते हैं। हमने लिया नाम मोहन, मोहन एक आदमी है। हमने लिया भीड़, भीड़ आदमियों का समूह है। ये सब दिख रहा है, दृश्य है हमारे सामने, है ना। हमारी इंद्रियों के द्वारा हम इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा घड़ी, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। पंखा भी मैंने लिखा था। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम मूर्त रूप में पाते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनको हम पकड़ के उनका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ गुणों की बात करता हूँ, जैसे हमने बात की थी, हमने दया की बात की, हमने क्रोध की बात की, ये सब कैसे हैं? ये सब अमूर्त हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम देख नहीं सकते। कल मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो आपको समझाया था कि क्रोध को हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम क्रोध को महसूस कर सकते हैं। हम दया को महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हमारे मन में अब दया का भाव जागृत हुआ, ठीक। इसी तरह से और भी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। जैसे हम मिठास की बात करें, हम धैर्य की बात करें। ये नए नए शब्द मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका शब्दकोश बढ़े। आपने संधियों में भी देखा होगा, मैं आपको नए नए शब्द देता रहता हूँ। आपने समास में भी बात की होगी, समास में भी आपने गौर किया होगा कि मैं आपको नए नए शब्द देता हूँ। उसी प्रकार मैं यहाँ पर भी आपको नए नए शब्द देने की कोशिश कर रहा हूँ। शीतलता अनुभूत होती है, नींद अनुभूत होती है। रोग ये अनुभूत होगा, ठीक है। इसी के साथ में बोलना, दौड़ना, चलना, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी भी आप महसूस कर सकते हो। उनको आप पकड़ नहीं सकते, उनको आप छू नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दो प्रकार के भेद हो गए संज्ञा के। एक तो हो गया पदार्थवाचक और दूसरा हो गया भाववाचक। ये जो पदार्थवाचक है इसको हम देख सुन सकते हैं, जो दृश्य है हमारे सामने, और जो अदृश्य है या अमूर्त है जिसको हम देख सुन नहीं सकते, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ये दो चीज़ें, दो भेद हमें इसके समझ में आने चाहिए। अब ये जो पदार्थवाचक है, इस पदार्थवाचक को भी हम आगे चल के दो भागों में बांट देते हैं। ये जो पदार्थवाचक है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक हुआ व्यक्तिवाचक और दूसरा हुआ जातिवाचक। देखो, जो अपने प्रश्न देखे थे पिछले वीडियो में, मैंने क्या बताया था कि आपको कोई भी सवाल दे दिया जाएगा, कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसको आप व्यक्तिवाचक में रख सकते हो, इसको आप जातिवाचक में रख सकते हो, या इसको आप भाववाचक में रख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो जो आपको शब्द मिला, वह शब्द, जैसे हम बात करें कवि, तो जो कवि शब्द था, वो कवि शब्द सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पदार्थवाचक में रखा जाएगा या भाववाचक में रखा जाएगा। पदार्थवाचक कहते हैं वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कवि जो होता है, कवि सम्मेलन में जब हम जाते हैं तो कवि, कई सारे कवि वहाँ बैठे हुए हैं, तो कवि हमें दिख रहा है, हम उससे आके हाथ मिला सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं। इसका मतलब कवि पदार्थवाचक में रखा जाएगा। और पदार्थवाचक में फिर दो कैटेगरी हो गई, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो हमें सबसे पहले किसी भी शब्द के बारे में देखना पड़ेगा कि उसको हम पदार्थवाचक में रखेंगे या भाववाचक में रखेंगे। अगर देख सुन सकते हैं तो उसको हम पदार्थवाचक में रख देंगे, और केवल फील कर सकते हैं तो उसको भाववाचक में रख देंगे। अब सवाल आ जाता है क्रोध को किस में रखा जाए। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम क्रोध को छू सकते हैं, क्या वो मूर्त है? नहीं। क्या उसका कोई आकार प्रकार है? नहीं। तो जब हम क्रोध का कोई आकार प्रकार नहीं जानते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, तो वो किस में चला जाएगा? फीलिंग्स में चला जाएगा, क्योंकि हम क्रोध को महसूस करते हैं।
तो भाववाचक में चला जाएगा। तो कोई भी शब्द आपके सामने आता है तो उसकी हम सबसे पहले 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करेंगे, जैसा हमने प्रकृत और कल्पित सृष्टि में किया था, उसी को हमने यहाँ पर पदार्थवाचक और भाववाचक इस रूप में सामने रखा। अब हम धीरे धीरे अपने पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं कि परीक्षा में जो सवाल आएगा उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको पदार्थवाचक में रखा जाए या उसको भाववाचक में रखा जाए। अब पदार्थवाचक के भी 2 भाग कर दिए गए। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया व्यक्तिवाचक और एक हो गया जातिवाचक। पहले हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को समझ लेते हैं, और उसके भी पहले ये वाचक शब्द का मतलब तो ये हो गया कि उसका वाचन करने वाला, उसके बारे में इंगित करने वाला, उसको बताने वाला, उसका बोध कराने वाला। तो जाति का बोध कराए वो जातिवाचक, और ऐसा संज्ञा शब्द जो व्यक्ति का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर व्यक्ति से क्या मतलब है? व्यक्ति से यहाँ पर मतलब एक तो सामान्य अर्थ तो निकलता ही है कि एक आदमी है, आप भी एक व्यक्ति हो, मैं भी एक व्यक्ति हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं हिमालय, या हमने बात की गंगा, तो हिमालय जो शब्द है, हिमालय जो संज्ञा है, ये किस में जाती है? ये जाएगी व्यक्तिवाचक में। तो हमारी परिभाषा जो हम समझ रहे थे कि तो आप एक व्यक्ति हो, मैं एक व्यक्ति हूँ, तो उसमें तो ये कैटेगरी नहीं आ रही है, हिमालय शब्द नहीं आ रहा है। लेकिन हिमालय शब्द रखा तो व्यक्तिवाचक में जाता है। तो हिमालय शब्द को आपने व्यक्तिवाचक में क्यों रखा? इसी प्रकार गंगा शब्द, गंगा एक नदी का नाम है, तो गंगा शब्द आपने व्यक्तिवाचक में रखा, तो व्यक्तिवाचक में क्यों रखा? हमें सबसे पहले व्यक्ति को समझना होगा। देखो, अगर हम संधि की बात करें तो वी प्लस अक्ति है ना, व्यक्ति बना। वी प्लस अक्ति यण संधि हो गई इसके अंदर। अक्ति का मतलब होता है प्रकट होना, और व्यक्ति शब्द का मतलब होता है जो हमें यथार्थ रूप में दिखाई दे। और यथार्थ रूप में दिखाई तो दे, लेकिन उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, उसका एक विशिष्ट अस्तित्व होता है। तो जो व्यक्ति है उसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि वह विशेष रूप से प्रकट होता है। व्यक्ति क्या है? विशेष रूप से प्रकट होता है, और वह केवल एक होता है, पूरी दुनिया में केवल एक होगा, उसको आप व्यक्ति कहोगे। अब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हिमालय, हिम के पहाड़ तो बहुत सारे हो सकते हैं जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन हिमालय नाम का जो पहाड़ है जो भारत के उत्तरी भाग में मिलता है वह केवल एक है। गंगा शब्द एक नदी को बताता है। नदियाँ दुनिया में बहुत सारी हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी हैं, लेकिन गंगा नाम की नदी केवल एक है दुनिया में। गंगोत्री से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें व्यक्तिवाचक में समझ में आना चाहिए कि ये विशेष रूप से प्रकट होता है, और क्या होता है? केवल एक होता है। इधर क्या आएगा? इधर अनेक आ जाएगा। अनेक का मतलब क्या निकला भाई? गंगा एक नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र एक नदी हो गई, सरस्वती एक नदी हो गई, कावेरी एक नदी हो गई। लेकिन इन सब नदियों का एक आपने समूह बना लिया। किस आधार पर? वो बनाया उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर, और उसी को आप जाति कह देते हो। यहाँ पर जाति का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई ब्राह्मण जाति का है, या कोई है ना बनिया है तो वो वैश्य जाति का है, या कोई मान लीजिए कोई राजपूत है, चौहान, वो राजपूत जाति का है। तो जाति शब्द का मतलब केवल ये नहीं है, यह भी जाति है। लेकिन जैसे हमने व्यक्ति शब्द को समझने का प्रयास किया था, और तब मैंने कहा था कि व्यक्ति शब्द का मनुष्य जो अर्थ है, मानव, वो बहुत सीमित अर्थ हो जाएगा। व्यापक अर्थ में हमने क्या लिया? व्यापक अर्थ में लिया कि जो विशेष रूप से प्रकट हो। विशेष रूप से प्रकट होने का मतलब क्या है? कि वह केवल एक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, उसको हम व्यक्ति कहेंगे। इसीलिए चूंकि हिमालय विशेष रूप से प्रकट होता है, केवल एक है, इसलिए हमने इसको व्यक्ति में रखा और व्यक्तिवाचक संज्ञा माना। लेकिन अगर हम हिमालय, विंध्याचल है ना, सुलेमान, इस तरह के सभी पर्वत श्रृंखलाओं को एक वर्ग देना चाहेंगे, इनका एक नाम देना चाहेंगे, तो उस नाम को देने के पहले हमें इनके गुण पकड़ने पड़ेंगे। हिमालय ऊंचा होता है, पत्थर होते हैं, बर्फ़ जमी हुई होती है, जंगल भी मिल सकते हैं, पेड़ पौधे मिल सकते हैं। लगभग इसी तरह की चीज़ें विंध्याचल में भी, पत्थर, ऊंचाई, बहुत सारे पेड़ पौधे। इसी प्रकार जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, आबू के अंदर भी ऊंचाई। तो आपने क्या पकड़ा? आपने भूमि से ऊंचा उठा हुआ स्थान, ये लक्षण पकड़ा। पत्थरों का बना हुआ है, पत्थर है उसमें, दूसरा लक्षण पकड़ा।
पेड़ पौधे मिलेंगे, तीसरा लक्षण पकड़ा। यानी आपने इन सारे व्यक्तियों को, हिमालय, विंध्याचल, आबू, इन सारे व्यक्तियों को एक कैटेगरी में जब रखा तो वो किस आधार पर रखा? उनके गुण के आधार पर रखा, उनके लक्षण के आधार पर रखा। आपने उनकी एक जाति बना दी, आपने उनकी कैटेगरी बना दी, आपने उनका एक वर्ग बना दिया। और वह वर्ग क्या बना? वह वर्ग बना पहाड़। यानी ये एक होगा, यहाँ पर अनेक होंगे। एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए, हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में बात कर रहे हैं कि व्यक्तिवाचक के अंदर हमेशा उस व्यक्ति का, मैंने कहा ना, विशेष रूप से प्रकट होगा तो उसका एक विशिष्ट नाम होगा। विशिष्ट नाम होगा। जैसे हम एक व्यक्ति के बारे में बात करें, एक मनुष्य के बारे में बात करें, मनुष्य तो जातिवाचक है, लेकिन अगर हमने उसका कोई नाम उदाहरण के रूप में ले लिया, जैसे हमने लिया रामलाल, तो रामलाल एक विशिष्ट नाम हो गया, एक नाम विशेष हो गया, एक स्पेशल नाम हो गया उस आदमी का, रामलाल। तो रामलाल नाम का एक ही व्यक्ति है, उस जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं है, एक पर्टिकुलर माता पिता की संतान है वो। आप ये भी कह सकते हो कि साहब रामलाल नाम के तो दो आदमी भी मिल सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अभी आपकी इस प्रश्न को मैं थोड़ी देर बाद के लिए छोड़ता हूँ। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि रामलाल एक आदमी हो गया, सुनीता देवी एक दूसरा नाम हो गया, महेश बाबू एक तीसरा नाम हो गया। और इन सारे नामों को आपने किस आधार पर पकड़ा कि ये सब मनुष्य हैं, तो आपने उनकी एक कैटेगरी बना दी, उनका एक वर्ग बना दिया, उनका एक समूह बना दिया, जो क्या कहलाएगा? जो मनुष्य कहलाएगा, मानव कहलाएगा। और मानव एक समूह का, एक वर्ग का, एक ग्रुप का को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो जाति में चला जाएगा। तो जाति शब्द का मतलब केवल माता पिता से मिलने वाली कास्ट से नहीं लेना चाहिए, उसके अलावा हमें उस पूरे वर्ग से लेना चाहिए जिसमें ये जो केवल एक हैं, इस तरह के अनेक मिलते हैं। और उन अनेकों के अंदर एक गुण होता है, जिस गुण की वजह से उनकी एक कैटेगरी बना दी जाती है। उस कैटेगरी को आपने, उस वर्ग को आपने, जो उसका नाम है, उसको आपने जातिवाचक शब्द या जातिवाचक संज्ञा कहकर पुकारा। इन दोनों के अंदर एक दो अंतर और भी होते हैं जो हमें इसके कंसेप्ट को समझने में मदद करेंगे कि जो जातिवाचक, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी, उनके अर्थ नहीं होते। अर्थ नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये केवल पहचान के लिए होते हैं। क्या मतलब निकला इस बात का? जैसे अभी अभी हमने कहा रामलाल, या जैसे हमने बात की, हमने गंगा नदी लिखा था, हम मान लेते हैं किसी महिला का नाम गंगा देवी है, तो गंगा देवी से या रामलाल से हमें उसका अर्थ पता नहीं चलता। अर्थ का मतलब उसका गुण, क्या गुण है उसमें, रामलाल में क्या गुण है या गंगा में क्या गुण है, ये पता नहीं चलता। वैसे गंगा शब्द का अगर अर्थ निकालना चाहो तो हम निकाल सकते हैं कि ऐसी नदी जिसके अंदर स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने गंगा का नाम एक महिला को दिया, गंगा देवी, तो ये अर्थ गायब हो गया। इसका मतलब व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होंगी उसके अंदर उस व्यक्ति का जो नाम होगा उसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है, वो सिर्फ पहचान के लिए उसको दिया गया है। इसके विपरीत अगर हम इधर आ जाएं तो जैसे ही हमने कहा भाई गंगा, सरस्वती, कावेरी, ये सब क्या है? ये सब नदी है। तो आपने नदी शब्द जैसे ही कहा तो इसका एक अर्थ निकल कर आता है। क्या अर्थ निकल कर आता है? कि एक बहुत सारा पानी बह रहा है, दो किनारे हैं और उसके अंदर कई जानवर रहते हैं, घड़ियाल वगैरह रहते हैं, उसमें नावें चलती हैं। तो ये एक अर्थ निकल कर आया नदी का, है ना। यहाँ पर केवल पहचान के लिए संकेत के रूप में आपने गंगा शब्द का प्रयोग किया है, उससे उसका अर्थ पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने नदी कहा, नदी का अर्थ पता चलता है। हमने रामलाल का उदाहरण लिया था, तो रामलाल एक विशिष्ट माता पिता की संतान है, इसलिए वो रामलाल है। आप कह सकते हो कि साहब रामलाल दो भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। मान लीजिए रामलाल नाम का आदमी अध्यापक है और रामलाल नाम के दो आदमी अध्यापक हैं, तो जब भी उनकी लिस्ट बनेगी तो उनकी लिस्ट के अंदर रामलाल प्रथम और रामलाल द्वितीय ऐसा जोड़ा जाएगा।
क्योंकि केवल रामलाल के नाम से ये दोनों अलग अलग विशेष रूप से कैटेगराइज नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पहचान करनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करती हैं? व्यक्ति की पहचान कराती हैं, है ना। जैसे मान लो मैं आपके घर पे आया और वहाँ पर एक लड़का था, वो मेरे लिए लड़का है। मैंने देखा मनुष्य है, मानव है, पुरुष है, मैंने कहा लड़का है। मेरे दिमाग में ये पहले से जानकारी है कि वो लड़का है। आपने मुझे कहा कि साहब इस व्यक्ति का नाम नरेश है या सुरेश है ना, या आपने कहा कि इसका नाम राम है, तो आपने उसका नाम मुझे बताया कि साहब इसका नाम मोहन है। चलो ठीक है, अब मैं समझ गया कि ये मोहन है। तो मोहन क्या हो गया? मोहन केवल एक है, वो आपका मित्र है ना, और उसका एक विशिष्ट नाम है मोहन का, वरना मैं तो उसको लड़का कहता। अगर मैं आप उसका नाम नहीं बताते तो मैं उसको कहता वो लड़का है, वो मेरे लिए केवल एक कैटेगरी होता। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, आपने उसको एक पहचान दे दी। पहचान के लिए आपने एक संकेत दे दिया, एक शब्द दे दिया, एक संज्ञा दे दी। वो क्या था? मोहन। ठीक है, समझ में आती है बात। तो अगर मान लीजिए रामलाल नाम का एक आदमी नौकरी में है, अध्यापक है, और रामलाल नाम का दूसरा आदमी भी नौकरी पर है, तो इन दोनों की पहचान को अलग अलग करने के लिए इनके साथ में कोई शब्द लगाना पड़ेगा। अब रामलाल का, पहले वाले रामलाल का नाम हो गया रामलाल प्रथम, तो उसकी जो संज्ञा हो गई वो रामलाल प्रथम हो गई। दूसरे वाले की संज्ञा हो गई रामलाल सेकंड, रामलाल द्वितीय। अब दोनों रामलाल नहीं रहे, इनके साथ में एक चीज़ और जुड़ गई, प्रथम और द्वितीय। ये दोनों उनको अलग करता है और उनको पहचान देता है। बात समझ में आती है? चलिए, हम लोग बात कर रहे थे इसके अर्थ के बारे में। देखो, जगहों के नाम भी होते हैं, स्थान के नाम भी होते हैं, क्योंकि परिभाषा में हमने पढ़ा है कि व्यक्ति, स्थान और भाव और वस्तु, इनके नामों को आप संज्ञा कह देते हो। अब हम जगह को पकड़ें। जैसे मान लीजिए आपने जगह को लिया बॉम्बे। बॉम्बे एक व्यक्ति है। बॉम्बे व्यक्ति क्यों है? क्योंकि उसकी वो प्रकट हो रहा है, हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इसलिए वो व्यक्ति है। दूसरी बात, वो उसका एक विशिष्ट नाम है। बम्बई नाम का शहर वैसा दूसरा नहीं है दुनिया के अंदर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलो, यहाँ तक बात समझ में आती है। और तीसरी बात हमने ये समझी कि वो पहचान के लिए संकेत है। ये जो बॉम्बे शब्द है ये उस नगर की पहचान है। तो क्या हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। आप बॉम्बे का नाम मुंबई कर दो, तो जैसे ही आपने बॉम्बे का नाम मुंबई किया तो उसकी पहचान बदल गई। आपने इंटरचेंज कर सकते हो आप, यानी आपने बॉम्बे शब्द को मुंबई कर दिया, या आपने मद्रास को चेन्नई कर दिया, या आपने इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, तो आप इन संज्ञाओं को बदल सकते हो, क्योंकि केवल पहचान के लिए है, इंडिविजुअल, व्यक्तिक रूप की पहचान के लिए, विशिष्ट व्यक्ति की पहचान के लिए। व्यक्ति से मेरा मतलब आप समझ चुके हैं, केवल एक इंसान नहीं है। व्यक्ति शब्द से मेरा मतलब है कोई भी व्यक्ति जो विशेष रूप से प्रकट होता है। तो बॉम्बे नगर, मद्रास नगर, इलाहाबाद नगर, इनकी अपनी अपनी एक पहचान है, इनकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो हमने इनको पहचान के लिए नाम दे दिया, और इन सबको हमने सामूहिक रूप से क्या कह दिया? हमने इनको कह दिया नगर। ठीक है, तो नगर शब्द कहते ही आपके दिमाग में बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे वाहन, ये चीज़ आपके दिमाग में आती है, यानी नगर का अर्थ होता है ना। बम्बई शब्द का कोई अर्थ नहीं है। आपने बम्बई शब्द का अर्थ बदल दिया, आपने मुंबई कर दिया, तब भी जगह वही रही, संज्ञा उसी नगर की पहचान के रूप में संज्ञा रही, है ना। लेकिन अगर आप नगर को नदी कह दो या नदी को नगर कह दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जो जातिवाचक शब्द होते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, इनमें अर्थ होता है और इनमें परिवर्तन संभव नहीं होता, इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि किसी भी चीज़, किसी भी संज्ञा के लिए कि उसको हम व्यक्तिवाचक में रखें या उसको हम जातिवाचक में रखें, तो बड़ा सामान्य सा नियम जो हमें समझ में आता है कि भाई वो एक होना चाहिए और वो विशिष्ट होना चाहिए, उसका एक विशेष नाम होना चाहिए जो पहचान के लिए दिया जाता है उसको, उस जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा, है ना। ये सारे व्यक्तिवाचक में रखे जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने परिभाषाओं के रूप में आपको समझाया, अवधारणा के रूप में समझाया, ये बड़ा वेग है, मतलब बड़ा खुला हुआ सा है। अनेक ऐसे शब्द हैं, हज़ारों ऐसे संज्ञाएं आ सकती हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको परीक्षा में तो वो आ सकती हैं। आपकी परीक्षा में आप कैसे निर्धारित करोगे कि किस शब्द को हम व्यक्तिवाचक में रखें और किस शब्द को हम जातिवाचक में रखें? तो एक चीज़ बड़े स्पष्ट रूप से समझ लीजिए,
अब मैं आपको परीक्षा के रूप में, परीक्षा के लिए वह टिप दे रहा हूं, जिस टिप का प्रयोग करते हुए आप किसी भी संज्ञा की कैटेगरी को निर्धारित करोगे कि उसको हम किस में रखेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि वो पदार्थ है या भाव है। अगर वो पदार्थ है तो ऑब्वियसली वो जातिवाचक में रखा जाएगा या व्यक्तिवाचक में रखा जाएगा। अब इन दोनों में से भी हम कैसे तय करें कि किस शब्द को, किस संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक में रखें या किसको हम जातिवाचक में रखें। तो इसके लिए बड़ा साधारण सा नियम है मित्रों, इसको आप टिप भी समझ सकते हो, इसको आप कोई कीवर्ड समझ सकते हो, इसको आप नोट समझ सकते हो, इसको आप संकेत समझ सकते हो, जो भी आप समझना चाहें कि भाई कैसे डिसाइड करें कि कौन सा शब्द किधर रखा जाएगा। तो मित्रों बड़ा आसान सा तरीका है उसका, बहुत सहज सा तरीका है कि यदि कोई भी शब्द जो आपको मिल रहा है अगर वो एक वचन में है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही रखेंगे। जैसे हमने कहा सुनीता एक वचन में है, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, है ना। तो जो एक वचन में रहेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा व्यक्तिवाचक में। और एक वचन ही नहीं, केवल एक वचन में हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहेगी, इसका बहुवचन नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ जो किसी वर्ग को बता रहा हो, मतलब उस एक वचन के कई सारे रूपों का जो वर्ग बन गया। जैसे हमने कहा हिमालय एक वचन है, तो हिमालय का हम बहुवचन नहीं कर सकते, है ना। जैसे हमने कहा गंगा, गंगा का बहुवचन नहीं कर सकते, लेकिन हिमालय, विंध्याचल, आबू, इन तीनों व्यक्तियों को, मैं व्यक्ति तो बोलूँगा इनको क्योंकि हम समझ चुके हैं व्यक्ति का मतलब मानव नहीं होता, केवल मानव नहीं होता। व्यक्ति का मतलब होता है केवल एक जो अपना विशिष्ट अस्तित्व रखता हो, है ना, और उस जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। तो हिमालय, विंध्याचल, आबू, इन तीनों व्यक्तियों का आपने जो समूह बना दिया, ग्रुप, वर्ग, उसको आप रखोगे जातिवाचक में। तो इधर क्या आएगा, इधर कोई भी वर्ग, समूह या जाति आ जाएगी। अध्यापक शब्द है, रामलाल भी अध्यापक था, रामलाल प्रथम और रामलाल द्वितीय। तो रामलाल प्रथम किस में रखा जाएगा, चूंकि एक है, एक वचन में है, तो किस में रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक में। लेकिन रामलाल प्रथम, रामलाल द्वितीय, ये दोनों मिलके क्या हैं, दोनों टीचर हैं, किस वर्ग में जा रहे हैं, अध्यापक में। अध्यापक कहाँ चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। दूसरी बात, तो एक तो अपने को समझ में आना चाहिए कि व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन में रहेगा, ठीक है। और ऐसा एक वचन जिसका हम बहुवचन बना सकते हो वो जातिवाचक में चला जाएगा। ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन संभव हो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा जातिवाचक में। अब कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे आपने शब्द लिया लड़की, क्या लड़की का बहुवचन बन सकता है, लड़कियों, बिल्कुल बन सकता है। कहाँ जाएगा, जातिवाचक में। लेकिन अगर आपने कोई नाम ले लिया, जैसे आपने नाम लिया सरिता, तो सरिता शब्द का बहुवचन बना सकते हो क्या, नहीं, केवल एक वचन, हमेशा एक वचन। तो जो केवल एक वचन है सरिता शब्द, वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हमने हिमालय की बात की, क्या हम हिमालयों कर सकते हैं, क्या हम गंगाएं कर सकते हैं क्या, नहीं, गंगाएं नहीं कर सकते। तो गंगा शब्द अपने आप में केवल एक वचन है, व्यक्तिवाचक में जाएगा, है ना। लेकिन नदी शब्द है, क्या हम नदियाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। नदियाँ किस में चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा, हमने समझा कलम, है ना, तो क्या हम कलम का बहुवचन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कल में वहाँ बहुत सारी लेखनियाँ रखी थी, तो कलम शब्द किस में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कलम शब्द एक वचन है ना। लेकिन इस कलम शब्द का बहुवचन बन सकता है कल में। लेखनी यानी वही पेन को लेखनी बोलते हैं, तो पेन या लेखनी एक वचन में आएगा। लेकिन लेखनी का क्या हम बहुवचन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। क्या बनेगा, लेखनियाँ, है ना, कई सारे पेन। तो
ऐसा शब्द जो एक वचन तो है लेकिन उसका बहुवचन संभव हो, उसका बहुवचन कर सकते हो, वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा जातिवाचक में। तो कुल मिलाकर आपके पास में ये एक ऐसा टिप आ गया जिस टिप के कारण आप अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हो। किसी भी शब्द को पहले देख लो कि इसको हम पदार्थ में रखेंगे, पदार्थवाचक में या भाववाचक में। ओके, क्लियर। जैसे हम कोई भी एक शब्द लेते हैं, हमने लिया गिलास, तो क्या गिलास शब्द पदार्थ में जाएगा या भाव में जाएगा? समझ में आ गया। गिलास मूर्त रूप में दिखता है हमको, दृश्य में है, दृश्यमान है हमारे सामने, तो पदार्थ में आ गया। अब पदार्थ में भी ये जातिवाचक में जाएगा या व्यक्तिवाचक में जाएगा। तो गिलास शब्द, क्या हम गिलास का गिलासों कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे गिलासों के, तो हम क्या पूछेंगे भाई, वो गिलासें कहाँ रखी हुई हैं? गिलासों में शरबत भर के लाइए, मेहमानों को पानी पिलाना है, तो इनका बहुवचन बन सकता है। तो गिलास किस में चला जाएगा? जातिवाचक में। तो आप इस तरह से किसी भी एक शब्द को पकड़ लीजिए जिसका बहुवचन बन सकता हो, है ना। जैसे मान लीजिए हमने मोबाइल लिया, मोबाइल एक शब्द है, तो क्या हम इसका बहुवचन बना सकते हैं? वैसे अंग्रेजी का शब्द है तो मोबाइल्स, इसका बहुवचन बनता है, लेकिन हम इसको अगर हिंदी में पकड़ें तो मोबाइल का मोबाइलों, बिल्कुल। मोबाइलों की दुकान कहाँ है भाई? मोबाइलों की दुकान नुक्कड़ पर है, तो मोबाइल किस में जाना चाहिए? बहुवचन बन सकता है ना, जातिवाचक में चला जाएगा। तो एक व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इसको पकड़ने के लिए हमारे पास में बड़ा आसान सा तरीका आ गया कि यदि कोई शब्द केवल एक वचन है, एक वचन में ही रहेगा, वो जाएगा व्यक्तिवाचक में, और अगर उसका कोई ग्रुप है, उसका कोई वर्ग है, तो बहुवचन में चला जाएगा, सॉरी इसमें जातिवाचक में चला जाएगा। लेकिन कोई शब्द जो एक वचन है लेकिन बहुवचन बन सकता है, वो चला जाएगा जातिवाचक में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे भाववाचक के बारे में। देखो भाई, भाववाचक में बड़ी सामान्य सी बात है। अब तक पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मैं कई बार अंडरलाइन कर चुका हूं कि हम जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, हम जिस चीज़ को फील कर सकते हैं, केवल उसी को हम भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। और भाववाचक संज्ञा के अंदर सबसे पहले जो चीज़ रखी जाती है वो कौन सी रखी जाएगी कि इसके अंदर जो भी हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक शब्द लिए थे, उनके गुण, उनके लक्षण, उनके धर्म, उनके व्यापार, उन सब चीज़ों को हम भाववाचक के अंदर रख लेंगे। तो हमें जो 3 कैटेगरीज हैं, उन 3 कैटेगरीज में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आ गई। किसी भी शब्द को अगर तय करना हो तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि क्या वह पदार्थ है या भाव है, और अगर पदार्थ भी है तो क्या वह व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या वह भाव है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हो गई। लेकिन मित्रों, 2 कैटेगरीज और भी हैं। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? वो आ गई द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ऑब्वियसली एक से ज़्यादा हैं। अगर एक वचन होती तो किस में जाती? व्यक्तिवाचक में जाती। लेकिन जब हमने कह दिया कि एक से ज़्यादा हैं तो किस में जाएंगी? अनेक जातियों में जाएंगी। और इनको आपने 2 भागों में बांट दिया। एक तो आपने बांट दिया इनको द्रव्यवाचक में, और एक आपने बांट दिया समूहवाचक में। ठीक है मित्रों, तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं जरा सा। हालांकि इस कैटेगरी के सवाल बनने मुश्किल हैं। बनने क्यों मुश्किल हैं? क्योंकि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो वर्गीकरण है, ये अंग्रेज़ी भाषा से अडॉप्ट किया गया है। हिंदी भाषा में जो आपको वर्गीकरण मिलेंगे वो मूलतः ये 3 वर्गीकरण मिलेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक को फर्दर जो कैटेगरीज की गई इनकी, वो असल में कि भाई गिनने योग्य है कि गिनने योग्य नहीं है, उस आधार पर कर लिया। और गिनने योग्य या गण्य संख्याएं या जिनको हम गिन नहीं सकते, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हिंदी में उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं होते हैं, AND नहीं होते हैं। ये उन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी अंग्रेज़ी भाषा के अंदर, उनको ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर वो AND का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि हम उसको जो नाउन है उसको किस में रखें।
वट एवर। हमें ये समझ लेना चाहिए कि इन दोनों में हम किसको रखेंगे। सबसे पहले हम समूह की बात करें। भाई देखो, ऐसी चीज़ जिसकी गणना की जा सके, उसको आपने समूहवाचक में रख दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं सेना। सेना जो शब्द है, इसके अंदर खूब सारे सैनिक होते हैं, हम सैनिकों की गणना कर सकते हैं, है ना। तो सैनिकों की जो गणना की हमने, वो चूंकि गणना संभव है, तो आप इसको समूहवाचक में रखोगे। ठीक है, जैसे हमने बात की सेना के अलावा हम बात करें पुलिस, अध्यापक, इन सबको आप किस में रखोगे? इन सबको आप समूहवाचक में रखोगे, क्योंकि इसके अंदर एक पूरा समूह होता है। अच्छा, एक शब्द लिया हमने झुंड, तो क्या झुंड को गिना जा सकता है? जैसे हमने कहा बकरियों का रेवड़, तो क्या रेवड़ को गिना जा सकता है? हाँ, गिना जा सकता है, समय लग सकता है लेकिन गिना जा सकता है। तो आपने झुंड शब्द लिया, वो भी इसी में रखा जाएगा। झुंड, रेवड़ इसी में रखा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी जुलूस है ना, कोई लंबा जुलूस निकल रहा है, क्या जुलूस को गिना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल गिना जा सकता है, क्योंकि जुलूस में एक 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 करके बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो जुलूस भी इसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी जाति, ऐसी कैटेगरी, ऐसा वर्ग, ऐसा ग्रुप जिसको हम गिन सकते हो, वो समूहवाचक में चला जाएगा, और जिसको हम गिन ना सकें तो उसको हम द्रव्यवाचक में रखेंगे। जैसे हमने लिखा दूध। अब दूध को आप गिन नहीं सकते, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, आप ये नहीं कर सकते, है ना। तो इधर जो चीज़ें रखी जाएंगी उनका क्या संभव है? उनका माप और तौल संभव है। इधर तो गिनती संभव है, इधर इनकी गिनती संभव नहीं है, इधर इनका क्या संभव है? माप और तौल। द्रव्यवाचक में जिन्हें गिना नहीं जा सकता, परंतु इनका माप तौल संभव है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, इनका माप तौल संभव है। उदाहरण लिया था हमने दूध। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ मुझे कि क्या हम लोग हवा को, है ना, चलो इसको आसान करते हैं, आप मुझे बताएं कि लकड़ी शब्द को कहाँ रखोगे? तो लकड़ी शब्द को आप ऑब्वियसली गिन नहीं सकते, 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, क्योंकि पूरा जंगल है, उसको आप गिन नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो? आप केवल लंबाई चौड़ाई नाप सकते हो कि हाँ भाई ये इतनी ऊंची है, ये इतनी चौड़ी है, तो आप लकड़ी का माप तोल कर सकते हो, इसलिए आप यहाँ रखोगे। एक चीज़ अपने को और समझ में आ जानी चाहिए, जो हम उसमें भी पढ़ेंगे जब हम आगे चल के शब्द युग्म की बात करेंगे, कि उसमें एक जैसे मिलते हुए शब्द जिनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, वो शब्द जो शब्द युग्म कहलाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो एक शब्द आता है उसमें द्रव और द्रव्य, इस द्रव्य की बात चल रही है, द्रव और द्रव्य, क्या अंतर है दोनों में? देखो भी, द्रव कोई भी तरल पदार्थ है, दूध तरल पदार्थ है, द्रव में आएगा, पानी तरल पदार्थ है, द्रव में आएगा, है ना। तो द्रव का मतलब जो चीज़ तरल हो, जिसमें पिघलने का गुण हो, जो बहने का गुण रखती हो, वो द्रव आ जाएगा। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य कहते हैं पदार्थ को। पदार्थों में 3 कैटेगरीज होती हैं, आपको पता है, ठोस, तरल और गैस। ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं, और चूंकि ये सब पदार्थ हैं तो इन सबको हम क्या कह सकते हैं? द्रव्य कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, वो सब की सब किस में चली जाएंगी? वो सब की सब द्रव्यवाचक में चली जाएंगी, है ना। जैसे इसमें हमने उदाहरण कौन कौन से लिए? हमने कहा सोना,
तो सोना किस में जाएगा? सोने को गिन नहीं सकते लेकिन तौल सकते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, है ना। तो वो किस में जाना चाहिए? सोना द्रव्यवाचक में जाना चाहिए। ठीक है, एक शब्द लेते हैं अपन, जैसे चमड़ा लिया, चमड़ा, तो चमड़ा शब्द को भी हम गिन नहीं सकते। पशु को तो गिन सकते हैं, पशु तो गिना जा सकता है, लेकिन चमड़े को नहीं गिन सकते। तो चमड़ा किस कैटेगरी में जाएगा? उसका मापतोल संभव है, इसलिए वो द्रव्यवाचक में चला जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर अब ये समझ में आ चुका है कि संज्ञाओं के जो रूप हैं उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं मैं उसको, कि क्या वो पदार्थवाचक है या वो भाववाचक है। अगर पदार्थवाचक है तो क्या वो व्यक्तिवाचक है, यानी एक वचन, केवल एक वचन, या वो जातिवाचक है, कोई समुदाय, कोई वर्ग, या ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन संभव है, वो इसमें चला जाएगा। आपकी परीक्षाओं के अंदर मैक्सिमम सवाल इस पोर्शन में पूरे हो जाते हैं। ठीक है, भाववाचक के अंदर जो इस कैटेगरी में नहीं है, जो मूर्त रूप में नहीं है, जो हमारे इंद्रियों से जिसका हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल अनुभूत कर सकते हैं, ऐसे विचार सब कहाँ चले जाएंगे? जो अमूर्त हैं वो चले जाएंगे भाववाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी यही क्लियर हो गई अपनी कि हम उसको पदार्थ को और भाव को अलग अलग कर देंगे। उसके बाद में जातिवाचक में 2 चीज़ें आ जाएंगी, जिसको हम गिन सकते हैं वो चला जाएगा समूहवाचक में, और जिसको हम गिन नहीं सकते, केवल मापतोल कर सकते हैं जिसका, वो चला जाएगा द्रव्यवाचक में। और द्रव्य शब्द के अंदर हम ठोस, तरल और गैस सबको शामिल करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होती है। चलिए, भाववाचक के अंदर जो हमने चर्चा की थी उसमें आपको क्लियर हो चुका है कि जितनी भी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं उन सबको हम भाववाचक संज्ञा में रख देंगे। जैसे पीड़ा की बात की, दर्द की बात की, क्रोध की बात की, है ना। जैसे हमने बात की विचार, विचार अपने आप में भाववाचक में चला जाएगा। अवधारणा भाववाचक में चला जाएगा। तो आपको अब ये इन तीनों कैटेगरीज का अंतर समझ में आता है। ये इनका मोटा मोटा कैटेगराइजेशन है। और मेरी उस टिप को आप हमेशा याद रखना कि जो चीज़ केवल एक वचन है वो रहेगी व्यक्तिवाचक में, और कोई ग्रुप या ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन बन सकता हो वो चला जाएगा जातिवाचक में। और जिस चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं इन दोनों में, इन दोनों के जो गुण हैं, है ना, वो सब चले जाएंगे भाववाचक में। अब एक प्रश्न और बनता है, वो बनता है अपवाद स्वरूप। अपवाद स्वरूप कैसे? यानी कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जो व्यक्तिवाचक बन जाती हैं, कुछ विशेषण ऐसे हैं जो भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी हुई, इस कैटेगरी के अंदर जो कि इंटरचेंज होता है, वो इंटरचेंज कैसे हो सकता है और उसके क्या नियम हैं और वो हमारे इन मूल नियमों में कहाँ फिट होते हैं, ये चीज़ हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको 2 बार देखिएगा, और मैंने जिस टिप को कम से कम 3-3, 4-4 बार आपके लिए दोहराया है, आप उसको समझिए और उसको परखते हुए नए नए शब्दों को लीजिए और नए नए शब्दों को परखने का प्रयास कीजिए कि उनको आप किस में रख सकते हो। आपको एक एक, है ना, चौराहों के नाम, नगर के नाम, गाँवों के नाम, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, है ना, पहाड़ों के नाम, राज्यों के नाम, देशों के नाम, ये रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि ये पदार्थ है ना, या ये भाव है। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया, हमने शब्द ले लिया जयपुर। ठीक है साहब, तो जयपुर शब्द सबसे पहले देखा जाए पदार्थ में रखा जाएगा या भाव में रखा जाएगा। जयपुर बिल्कुल दिखाई देता है, अस्तित्व में है ना, तो ऑब्वियसली पदार्थ में है, ये पदार्थवाचक में। अब पदार्थवाचक में भी ये व्यक्तिवाचक में जाएगा कि जातिवाचक में जाएगा। तो हमारा नियम क्या चलता है कि अगर केवल एक वचन है तो व्यक्तिवाचक में डाल देंगे, और अगर उसका बहुवचन हो सकता है तो वो किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। तो जयपुर शब्द का बहुवचन बन सकता है क्या? जयपुरों नहीं बन सकता, तो किस में जाना चाहिए? व्यक्तिवाचक में। लेकिन नगर शब्द, नगरों, किस में चला जाएगा? जातिवाचक में। तो इस तरह से आप एक एक शब्द को उठाइए और उसको सबसे पहले पदार्थ
और भाव, इन दो कैटेगरी में कैटेगराइज कीजिए, मूर्त और अमूर्त के आधार पर। और उसके बाद में जब आप उसको पदार्थवाचक में रख लें तो पदार्थवाचक में फिर ये देखिए एक वचन और बहुवचन बन सकने के आधार पर कि इसको व्यक्तिवाचक में रखेंगे कि जातिवाचक में रखेंगे। अब हम उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, जो ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे शब्द हैं जो या तो क्रियाएं हैं या विशेषण हैं, है ना, और उनको आप क्या कर रहे हो, सर्वनाम है, उनको आप रूप परिवर्तित करके किसी को भाववाचक में डाल रहे हो, कभी भाववाचक को आप व्यक्तिवाचक बना रहे हो। तो ये जो हेरफेर हो रहा है, इस हेरफेर के लिए एक अलग से वीडियो की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार।